बीजेपी की लाइन है सेकुलरिज्म को लेके, और जिस तरह से वो उसको सेकुलरिज्म को डिफ़ाइन करते हैं और सेकुलरिज्म की जो बहुत ही सर्वमान्य परिभाषा है उसको रिजेक्ट करते हैं, वो हो गया इन द सेंस कि जितना उन्होंने मंदिर किया, पूजा पाठ किया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, उस ट्रैप में कांग्रेस भी आ गई और राहुल गांधी भी मंदिर जाने लगे, वो भी गोत्र अपना बताने लगे, वो भी जनेऊ दिखाने लगे। और पश्चिम बंगाल में हमने देखा ममता बनर्जी भी दुर्गा पूजा में इंटरेस्ट लेने लगी, क्योंकि उनको लगा कि जो उनके ऊपर आरोप था मुस्लिम अपीजमेंट का, वो अगर सही साबित हो गया तो हिंदू वोट नहीं देंगे, तो वो भी। तो ये जो ट्रैप में बीजेपी ने फंसाया, वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि सेकुलरिज्म को, लेकिन सेकुलरिज्म अगर नहीं रहेगा तो ये देश कैसे रहेगा? ये आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, एक बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने और भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 कास्ट रह गई है, एक या तो गरीब है या वो व्यक्ति जो गरीबों के अपलिफ्टमेंट में उनकी मदद करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई, और मुझे भी ये बात स्ट्राइक की जब मैं प्रधानमंत्री की स्पीच सुन रहा था, क्योंकि ये कुछ उस तरह से है जैसे मार्क्स की विचारधारा को रीडिफाइन कर दिया है। मार्क्स के हिसाब से भी कोई धर्म जाति तो है नहीं, पूरा जो समाज है पूरी दुनिया का, सिर्फ एक देश का ही नहीं पूरी दुनिया का, उसमें 2 ही वर्ग हैं, एक बुर्जुआ क्लास है तो एक प्रोलिटेरिएट क्लास है, एक सरवारा है। तो वो जो उसको एक नए सिरे से उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 2 ही जातियां हैं, एक गरीब है और एक अमीर है, लेकिन अमीर जो है वो गरीबों का हित चिंतन करेगा, गरीबों का ख्याल रखेगा, ऐसा वाला अमीर है, जो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तो मान लेते हैं कि ऐसा है। तो ये 2, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं, लेकिन भारत में धर्म नहीं और जाति नहीं तो भारत कैसे? और अगर भारत में धर्म नहीं है, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हिंदुस्तान जो इतनी भाषाओं, इतने धर्मों का देश है, इतनी कास्ट क्रीड यहाँ पे हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जब इन्होंने सिर्फ इनको 2 ही चीज़ों में बांट दिया, तो आगे आने वाले चुनाव में या आगे आने वाले टाइम में हम इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर है, मान लिया हमने, अच्छी बात है अगर इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए, लेकिन क्या अमीर सचमुच गरीबों का हित चिंतन करता है? पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर सिर्फ गरीब हैं, तो अगर सिर्फ गरीब हैं और जो रूलिंग पार्टी है और सरकार है वो सिर्फ गरीबों की ही चिंता करती है, तो फिर मंदिर जाके क्या करते हैं? फिर तो मंदिर तो वही हो गया ना, गरीब का घर ही मंदिर हो गया। राष्ट्रवाद पे बहुत बात हुई इस चुनाव में, कांग्रेस अपना राष्ट्रवाद बता रही है, बीजेपी अपना राष्ट्रवाद एक अलग स्वरूप में दिखा रही है, CPIM का एक अपना अलग राष्ट्रवाद है। आप इन सारे राष्ट्रवादों को किस दृष्टि से देखते हैं और ये इस चुनाव में इसका क्या महत्व रहा? राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जो इस समय इंटरनेशनल फिनोमिना है, और अमेरिका से लेकर रूस तक है, और लगभग बहुत सारे देशों में ये राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं। और राष्ट्रवाद बहुत अच्छी विचारधारा नहीं है, ये बहुत ही प्रमाणित है। ये राष्ट्रवाद की बदौलत ही हमने 2nd वर्ल्ड वॉर झेला, उसी की बदौलत हिटलर का राइज हुआ और पूरी दुनिया में तबाही हुई। राष्ट्रवाद को हम बहुत सीमित अर्थों में ही अगर हम लें तो अच्छा है। राष्ट्रवाद अगर हम देश से प्रेम करते हैं, अगर देशभक्ति तक की बात है, पेट्रियोटिज्म की बात है, तो ऑब्वियसली जो जिस देश में पैदा हुआ, हम इस देश में पैदा हुए तो हम इस देश से प्रेम करते ही हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है हमारी, वो इनहेरेंट है, हमारे अंदर से ही आता है। जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, जिस ज़मीन से हमारा नाता है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको अपने देश से प्रेम ना हो। लेकिन जब हम राष्ट्रवाद पे आते हैं तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकली डिफाइंड आइडियोलॉजी है, और यहाँ पे फिर वो बहुत सारे उसके एस्पेक्ट आ जाते हैं। राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म पे चलता है कि आपके लिए झंडा इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रगान इम्पॉर्टेंट है, तो फिर भारत माता की जय भी इम्पॉर्टेंट है, वंदे मातरम भी इम्पॉर्टेंट है, और जबकि इन चीज़ों का कोई संवैधानिक रूप से कोई आधार नहीं है, लेकिन जो इस परिभाषा में फिट नहीं होता वो राष्ट्र के साथ नहीं है। तो ये बड़ी घालमेल वाली स्थिति है और बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है।